यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन और समझेंगे इस वर्कशीट में क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले टाइटल 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग के बारे में 2 स्टोरी बताई गई है। यहाँ पर पैसेज फर्स्ट में दिया गया है हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, उसकी पहली उड़ान। तो जिसकी बात की गई है उसके बारे में यहाँ पर पहली उड़ान की उसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताया गया है पैसेज के रूप में। तो चलिए रीड करते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। सूर्य अब आकाश में चढ़ रहा था, असेंडिंग है ना, चढ़ना, यानी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। दक्षिण की ओर मुख किए हुए उसके किनारे पर चमक रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly on the out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। तो वह धीरे धीरे किनारे पर गया और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छिपा लिया। उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी ओर सोने का नाटक किया। Still they took no notice of him. फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी बहन पठार पर सो रहे थे और उनके सिर उनकी गर्दन में धंसे हुए थे। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता उसकी सफेद पीठ पर पंखों को संवार रहे थे। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. वह पठार पर एक छोटे से ऊंचे कुबड़ पर खड़ी थी। Her white breast thrust forward. उसका सफेद सीना आगे की ओर था। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. कभी कभी वह अपने पैरों पर पड़ी मछली के टुकड़ों को नोचती और फिर अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, scraped each side of her beak on the rock. ठीक है, वो रगड़ती उसको जो टुकड़े थे उसकी बीक में लेकर के। ठीक है, तो the sight of the food maddened him. Now he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to eat it. भोजन को देखकर वह पागला सा हो गया, पागल हो गया। उसे इस तरह से भोजन को फाड़ना न कितना पसंद था। उसे तेज करने के लिए बीच बीच में अपनी चोंच को खुरचता रहता था। तो ये आपने समझ ही लिया है पैराग्राफ को कि किससे रिलेट कर रहा है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन। हु इज बीइंग रेफर्ड एज ही इन द अबव। तो सी गुल के बारे में बताया गया है यहाँ पर, सीगल। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, सीगल। Where was the young seagull? युवा सीगल कहाँ था? कगार पर, on the ledge, किनारे पर। The young seagull was maddened by the sight of food. युवा सीगल को देखकर, किसको देखकर पागल हो गया था? भोजन को देख करके, फूड को देख करके। Find a word from the passage which is similar to meaning sharpen. Sharpen का यहाँ पर एक और वर्ड दिया गया है, weight, तीखी धार वाला, तेज करना। Why did the young seagull pretend to be falling asleep? वो स्लीपिंग का नाटक क्यों कर रहा था young seagull? The seagull pretend to be asleep with an intention that his family may show some sympathy to him and may provide him some food. वो इसलिए सोने का नाटक कर रहा था कि उसका परिवार उसे देखे, सहानुभूति दिखा सके उसके ऊपर, उसे कुछ भोजन उपलब्ध करा सके। 6th क्वेश्चन है, Who was looking at the seagull? And what did the mother do now and again? तो उस सीगुल की तरफ किसने देखा और क्या किया उन्होंने? माँ ने फिर क्या किया? तो his mother was looking him, क्योंकि माँ ने देखा था उसे। She was
स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई बम्प नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश। तो वह खड़ी होकर के उस कुबड़, ऊंची कुबड़ पर उसने क्या करा कि उसे दिखा रही थी कि फिश के कैसे टुकड़े करने हैं और किस तरह से उसको खाना है या कैसे कोशिश करनी है, चीर फाड़ करनी है। ठीक है, तो वह खड़ी थी और वह उसे दिखा रही थी। अब देखिए पैसेज सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर है पैराग्राफ, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए, मैंने सोचा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज को नाक से नीचे देखा, मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी। I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी तो मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 यहाँ है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now, DS088, over. रेडियो से आवाज आई, मुझे तुरंत उत्तर दिया उसने, DS088, अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़े। DS088, मैं आपको सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ, आपको ऐसा करना चाहिए। I checked the map and the compass, switch over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने नक्शा और कंपास देखा, अपने दूसरे और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ दिया। I will be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैंने सोचा कि नाश्ते के लिए समय हो जाएगा, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, सब कुछ ठीक चल रहा था, यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े सारे काले बादल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वे बहुत बड़े थे, वे मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता, मेरे पास उत्तर या दक्षिण की ओर जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मुझे वह नाश्ता भी चाहिए था, तो मैंने जोखिम उठाया और सोचा उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उतार दिया। Where was the narrator going? कहाँ जा रहा था नैरेटर, जिसने ये पैसेज की बात की जा रही है, वो कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड। What was the name of aeroplane of the narrator? Dakota DS088. What did the narrator see in the sky in black mountains? Storm clouds. तूफान से भरे हुए जो काले बादल दिखाई देते हैं वो उसे दिखाई दिए। I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? क्यों ली उसने ये रिस्क? The risk was to fly the old Dakota aeroplane through the huge storm cloud, despite knowing the practical difficulty of doing so. The narrator takes the risk because he wanted to spend his holidays with his family in England. वो बिताना चाहता था अपनी छुट्टियों को फैमिली के साथ में। He wished to relish the big English breakfast at home and did not mind taking the risk. तो इसलिए उसने इस रिस्क के बारे में नहीं ज़्यादा सोचा। क्वेश्चन 5 है, वाई डिड द नैरेटर थिंक इट वॉज एन ईजी फ्लाइट? उसने ऐसा क्यों सोचा कि ये ईजी फ्लाइट थी?
तो द नरेटर सेड दैट इट वॉज an easy flight and everything was going well when he took off from Paris. तो ये उसके लिए इजी था क्योंकि वो जा रहा था आराम से, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि इस फ्लाइट के जरिए मैं इजी जा सकता हूँ इजीली. विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स अ डिवाइस दैट इंडिकेट डायरेक्शन. डायरेक्शन को इंडिकेट कौन सी डिवाइस कर रही है इस पैसेज में? अ कंपास. आंसर करना है 20 to 30 वर्ड्स में. क्वेश्चन फर्स्ट है, वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई. यंग सीगुल जो था उसे फ्लाई होने में डर क्यों लग रहा था उड़ने के लिए? तो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. क्योंकि उसके विंग्स जो है वो सपोर्ट उसे नहीं कर रहे थे उड़ने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू the aeroplane into the storm. As he flew into the storm, everything went black. It was impossible to see outside from the aeroplane. Even his compass was dead. It was a terrible and fearsome experience for him. ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? Because the narrator asked her about the black aeroplane, but she saw no plane except the narrator's plane in the sky during the storm. उस तूफान की जरिए, उस तूफानी बादल के जरिए और कोई वहाँ पर स्काई में नहीं दिखाई दे रहा था एरोप्लेन. तो उससे जो नैरेटर है जिसने ये स्टोरी सुनाई है उसे एक ब्लैक एरोप्लेन के रूप में दिखाई दे रहा था वो ब्लैक स्टॉर्म, बट उसे नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वो बात कर रहा था. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स. क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, who do you think helped the narrator to reach safely? Was there a real strange black aeroplane that guided the pilot, or was it something that the pilot imagined? I think the narrator might hallucinating due to fear, as the radar in the control center could not detect any other plane. That night, it must be his fear that made him imagine the other pilot and make his way out of the storm. तो उसने इस तरह से एक क्या लिया था, जोखिम लिया था जो नैरेटर था उसने. तो यहाँ पर उसी के बारे में क्वेश्चन बताया गया है, आंसर बताया गया है कि जो उसके रेडार था उससे विमान का पता नहीं लगा पा रहा था. तो यह उसका डर ही होगा जिसने उसे दूसरे पायलट की कल्पना करने के लिए, तूफान से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया होगा. वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, एक अंश दे रखा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसका नाम पूरा बता देती हूँ, जिसका नाम है एनेलिस मैरी फ्रैंक. एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी जिसका नाम था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. उसी से एक अंश उठा करके इस पैराग्राफ में दिया गया है जिसे हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर करेंगे. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो ये यंग गर्ल है एनी फ्रैंक, इसके बारे में बता देती हूँ. तो ये देखिए, जो इसने डायरी लिखी थी, ये डायरी दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक है. एनी फ्रैंक ने इस डायरी में अपने डर, आशाओं और अनुभवों को लिखा था. एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में कुछ बातें आपको बता देती हूँ. एनी फ्रैंक का जन्म जो है वो 1929 को हुआ था, 12 जून, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में. एनी के पिता का नाम था ऑटो फ्रैंक और माँ का नाम एडिथ फ्रैंक था. एनी के पास एक बड़ी बहन भी थी. तो क्या हुआ था ना, 1933 में जब एनी लगभग 5 साल की थी तब एडोल्फ हिटलर और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था. तो एनी के पिता ऑटो फ्रैंक को लगा कि अब जर्मनी में रहना खतरे से भरा है, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गए थे वो. तो जुलाई 1942 में एनी, उसकी बहन मार्गोट, उसकी बहन माँ एडिथ और उसके पिता छुप गए थे. एनी को उसका जन्मदिन के उपहार पर एक डायरी मिली थी जिसने इस छिपने के दौरान जो जो घटनाएं हुई थी वो इस डायरी में लिखी थी. तो ये इससे रिलेट कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं ताकि आपको पता चले कि कौन थी, ताकि आपको इंटरेस्ट रहे कि ये पैराग्राफ हम क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब दिखाऊंगी मैं आपको इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, उस चीज को हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिसके आपको क्वेश्चन देखने हैं नीचे दिए गए. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड एसे. श्री किसिंग मेरे तर्कों पर खूब हंसे, लेकिन जब मैंने अगले पार्ट में अपनी बातें बढ़ाई तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. इस बार यह एक असुधारे बकबक करने वाला विषय पर होना था.
चैटरबॉक्स यानी बकबक करना, ज़्यादा बोलना। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेशन। तो मैंने इसे सौंप दिया श्री किसिंग के पास जो पूरे पाठों तक शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. हालांकि तीसरे पाठ के दौरान आखिरकार उनका मन भर गया। एनी फ्रैंक, कक्षा में बातें करने की सजा के तौर पर क्वैक 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 शीर्षक से एक निबंध लिखो, ऐसा उन्होंने कहा। जो टीचर थे उन्होंने। द क्लास रोड, जो क्लास थी मैं चीख चीख कर कहा गया। आई हैड टू लाफ टू थो आई वुड नियरली एक्सॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। मुझे भी हंसना पड़ा, हालांकि चैटर बॉक्स के विषय पर मेरी सरलता लगभग समाप्त हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब कुछ मौलिक रूप से करने का समय आ गया था। माई फ्रेंड Sani jumped for joy. Mr. Kessing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. तो जो मेरी दोस्त है सनी, जो कविता में अच्छी थी, ने मुझे शुरू से अंत तक कविता में निबंध लिखने में मदद करने की पेशकश की और मैं खुशी से उछल पड़ी थी। श्री केसिंग इस हास्यास्पद विषय पर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बट मैं नहीं कर सकी ऐसा। आई फिनिश माई पोइम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. मैंने अपनी कविता पूरी कर ली, बहुत सुंदर थी। यह एक माँ बतख और पिता हंस के बारे में थी, जिसके 3 बच्चे थे, जिन्हें पिता ने काट काट कर मार डाला क्योंकि वे बहुत ज्यादा बकबक करते थे। Luckily, Mr. Kessing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kessing always making jokes these days. तो सौभाग्य से श्री केसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया उस टाइम, और उन्होंने कक्षा में कविता पढ़ी, अपने खुद के कमेंट्स जोड़े, कई अन्य कक्षाओं में भी उन्हें सुनाया। तब से मुझे बोलने की अनुमति दी गई और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया। इसके विपरीत श्री केसिंग इन दिनों हमेशा मजाक करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक उनकी जो डायरी थी एनी फ्रैंक की, उससे लिया गया कुछ वाक्यांश था। तो यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, अब देखेंगे हम गद्यांश था उससे रिलेट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मेनी ऐसे डिड मिस्टर केसिंग असाइन टू एनी? 3। दूसरे निबंध का शीर्षक था, जो द लिटिल टाइटल फॉर द सेकंड ऐसे वाज एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हु ऑफर टू हेल्प एनी राइट टू ऐसे? किसने ऑफर किया एनी को हेल्प करने के लिए? आंसर होगा सैनी, जो उसकी फ्रेंड थी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड एनी फिनिश हर पोइम एंड व्हाट वाज इट अबाउट? एनी ने कैसे अपनी कविता को समाप्त किया और ये किसके बारे में थी? तो एनी फिनिश हर पोइम विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैनी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान विद 3 babies duckling who were bitten to death by the father because they quacked too much. How did Mr. Kessing react to Annie's last essay? When Mr. Kessing read Annie's poem on the third essay that he had given her to write, he took the joke the right way. He understood the feeling of Annie and allowed her to talk. तो उन्होंने क्या किया, एनी के जो मजाक को सही तरीके से लिया और उसे कुछ सजा नहीं दी गई और उसे अलाउ किया गया बात करने के लिए। तीसरे निबंध को देख करके क्वेश्चन 6 है, विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड? तो ऐसा क्या था जो इस पैसेज में जिसका मीन था समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब करेक्ट नहीं था, तो इसका है असुधार्य, इनक्रेजिबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना है। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? क्यों चाहती थी वो अपनी डायरी रखना? Annie always used to feel lonely and upset as she had no friends. She wanted to get all the burden and worries off her chest. Hence, she decided to keep a diary where she could confide her secrets and treat it as a true friend. तो एनी हमेशा अकेलेपन और परेशानी महसूस करती थी क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, तो इसलिए वह अपने जो सारी अपनी जो चिंताएं थी, बोझ था, वो उतारना चाहती थी। तो वो एक ऐसी चीज़ चाहती थी जिसमें वो ये सब लिख सके, एज ए फ्रेंड की तरह बता सके उसमें, तो इसलिए वो डायरी चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? क्या लिखा था उसने फर्स्ट एसे में? In her first essay titled A Chatterbox, Annie wanted to come up with convincing argument to provide the necessity of talking was a student trait, and she would do her best to keep it under control. तो वो चाहती थी कि उसने चैटर बॉक्स के बारे में लिखा था, टाइटल था उसका चैटर बॉक्स। तो यहाँ पर वो चाहती थी कि वो ऐसा कुछ करे जिससे हर कोई उसको कन्विंट हो जाए उसके बात करने के वे में, और सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल हो जाए, ठीक है, ताकि सब कुछ वो जैसा चाह रही है वैसा हो जाए। तो टाइटल था अ चैटर बॉक्स, ठीक। क्वेश्चन थर्ड है, वाई वॉज मिस्टर कैसिंग अनॉयड विद एनी? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? मिस्टर कैसिंग वॉज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव गर्ल. He often punished her by assigning her an extra homework to write essay on the topics that were related to her nature to keep her silent. तो वो ऐसा चाहती थी जो मिस्टर कैसिंग थे वो इसलिए ऐसा करने के लिए कहा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो उसको अतिरिक्त होमवर्क करने की सज़ा दे देते थे, और बातूनी लड़की थी, ताकि उसको उससे से रिलेट टॉपिक्स दिए गए ज़्यादा बात करने से रिलेट, ताकि वो उसे समझे और वो अपने नेचर और वो साइलेंट रहे यानी चुप रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक Annie provide a brief sketch of her life. Which incident in her essay tells you that Annie loved her grandmother? Annie provided a brief sketch of her life because she wanted to describe her family, school, and herself. Reading her diary would help the reader develop some sort of connection with her and all the activities that were happening around her at that time. Annie loved her grandmother very much. This we came to know by the incident that Annie lights up a candle every year on her grandmother's birthday. एनी ने अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण दिया क्योंकि वह अपने परिवार और खुद को समझाना चाहती थी। उसकी डायरी पढ़ने से पाठक को उसके साथ और समय के आसपास हो रही गतिविधियों के साथ संबंध बनाने में मदद मिलेगी। एनी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, यही कारण है हमें ये पता चला कि हर साल अपनी दादी के जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाती थी। इसी से हमें पता चला कि वो अपनी दादी से कितना प्यार करती थी। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। तो दोनों ही पैरा हम इसी पार्ट में करने वाले हैं, आपको नेक्स्ट पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना देखने की जरूरत पड़ेगी, एक ही पार्ट में आपको दोनों पैरा के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पैरा दे रखा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो आपका चैप्टर है उसी से उठाया हुआ एक अंश, उसका एक गद्यांश दे रखा है यहाँ पर पैसेज के रूप में। अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से एक बेकर की कहानी बताई गई है कि किस तरह की हुआ करती थी वहाँ पर बेकर की जो स्टोरी है वो बताई गई है इस पैसेज के थ्रू। तो चलिए रीड आउट करते हैं। Mary's gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread. मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस है विदाउट स्वीट ब्रेड के, जो जाना जाता है एक बोल के रूप में, बोल भी कहा जाता है स्वीट ब्रेड को। जस्ट एज पार्टी, ठीक वैसे ही जैसे रोटी के बिना कोई पार्टी या दावत अपनी रौनक खो देती है, वैसे एक बोल नामक मीठी रोटी के बिना शादी के तोहफे बेमानी है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये कहना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बेकर के बिना जो गांव है उस गांव बेकार है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट।
जो एक घर की महिला होती है अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच तैयार करती है। केक्स एंड बॉलिन आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस के साथ साथ अन्य फेस्टिवल्स के लिए केक और बॉलिन जरूरी हैं। इसी तरह से दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए गांव में बेकर की भट्टी का होना एक अत्यंत आवश्यक चीज हो गई है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। उन दिनों बेकर या ब्रेड बेचने वाले की एक अनोखी पोशाक होती थी जिसे कबाल बोलते थे। कबाल या कबाई समझ लीजिए इसे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन ऑन टू द नीज। उस समय जो ये पोशाक होती थी ना, घुटनों तक लंबी एक टुकड़ों वाली फ्रॉक होती थी जिसे हम आजकल वन पीस के नाम से भी जानते हैं। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर पहने देखा था जो फुल लेंथ वाले छोटे और हाफ पैंट होते थे, उनकी फुल लेंथ वाली शर्ट होती थी। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। तो हमने तो बचपन से वैसे ही देखा था। आज भी जो कोई घुटनों के ठीक नीचे तक जो पहनता है, हाफ पैंट पहनता है, उसे ये टिप्पणी मिलती कि उसने पेडर्स की तरह कपड़े पहने हैं। The baker usually collect his bills at the end of month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. बेकर जो आमतौर पर महीने के अंत में बिल जमा करता था, महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। पुराने दिनों में बेकिंग वाकई एक लाभदायक पेशा था और बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। नेवर स्टार्व यानी भूखा रहना। तो यहाँ पर एक बेकर की कहानी बताई गई है जो गोवा की बेकर्स की कहानी है। तो क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेकरी है और इस गोवा में क्रिसमस भी मनाया जाता है, तो उसी से रिलेट यहाँ पर एक पैरा बताया गया है। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल पर अकाउंट को रिकॉर्ड कर दिया जाता था पेंसिल से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द पेक्युलर ड्रेस ऑफ अ बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज वॉज नॉन एज कबाई। गांव में जो whose presence was absolutely essential in the village, गांव में किसकी जरूरत होती थी, आवश्यकता होती थी? बेकर की भट्टी की, बेकर की। तो बेकर्स फर्नेस यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्हाट इज बॉल? डिस्क्राइब इन इम्पोर्टेंस। बॉल इज स्वीट ब्रेड। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लॉसेज इज चार्म विदाउट ब्रेड। तो एक बॉल यहाँ पर स्वीट ब्रेड को कहा गया है क्योंकि वहां पर मैरिज पार्टी जो होती थी वो मीनिंगलेस रहती थी जब तक कि वो नहीं दी जाए। शादी की जब हम जैसे मिठाई देते हैं, हमारे राजस्थान में मिठाइयाँ देते हैं, तो वहां पर क्या दिया जाता? स्वीट ब्रेड, जिसको बोल के नाम से वहां पर जाना जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द बेकर ड्रेस इन दोज डेज? डिस्क्राइब। कैसी ड्रेस हुआ करती थी, डिस्क्राइब करिए। इन दोज डेज the baker had a peculiar dress known as a kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knee. एक सिंगल फ्रॉक होती थी जो कि नी के थोड़ा सा नीचे तक रहती थी फ्रॉक के रूप में। Which word is above passage meaning means necessary, essential, आवश्यकता। तो इस तरह से ये डन होता है फर्स्ट पैसेज से रिलेट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखेंगे सेकंड पैसेज आपका जो कि दे रखा है कुर्ग से रिलेट। कुर्ग एक जगह का नाम है जिसे कोडागु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कर्नाटक का एक जिला है। यहाँ पर कुछ फेमस चीजें हैं जो कि पर्यटन स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम होता है यहाँ से, और हाइकिंग क्रॉस एंट्री टेल्स के लिए जाना जाता है। और यहाँ की वीरताओं का जो है प्रसिद्धि जो है यहाँ की वीरता की वो विश्व प्रसिद्ध है, और चाय कॉफी के बागान भी यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है। कुर्गी घरों में आतिथ्य की परंपरा है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर।
और वे अपने बेटों और बेटाओं से जुड़ी वीरताओं की कई कहानियां सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है वीरता के लिए। The Kurg Regiment is one of the most decorated in an Indian army, and the first chief of the Indian Army, General Koryappa, was a Kurgi. कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल करियप्पा कुर्गी थे। Even now, Kodavos are the only people in India permitted to carry firearms without a license. जो यहाँ के लोग हैं कोडावू, इस जगह को कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, तो कोडावू भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं, इनके लोगों को कहा जाता है कोडावू, जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेय शस्त्र यानी राइफल्स रखने की अनुमति है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी को कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से पानी मिलता है। और माहेशिर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahars. तो जो यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, जंगलों में पानी मिलता है कावेरी नदी का, पहाड़ियों में। महासीर एक बड़ी मीठे पानी की मछली जो इन जल में बहुतायत में पाई जाती है। किंगफिशर अपने शिकार के लिए यहाँ पर गोता लगाते हैं, जबकि गिलहरियाँ हैं और लंगूर हैं वो साफ यहाँ पर पानी का आनंद लेते हैं। साफ पानी है क्योंकि यहाँ पर, और जो हाथी हैं वो भी नहाते हैं, नहाए हुए आपको दिख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से महावतों द्वारा नदी में नहाए जाने और साफ किए जाने का यहाँ पर आनंद लेते हैं हाथी अपने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, ये कुर्ग से रिलेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विच रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कहाँ से ऑब्टेन होती है? कावेरी नदी कुर्ग से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जनरल कोरियप्पा वॉज क्या है? फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के पहले चीफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विदाउट लाइसेंस द कोडवास आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स। द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग इज महासीर, जो कि बहुत बड़ी एक फिश होती है जो कि इस पानी में पाई जाती है, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच एनिमल यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। द एनिमल दैट आर लाइकली टू सी कुर्ग आर बर्ड्स, बी, बटरफ्लाइज, मैक्यूज, मालेबर, स्क्वायरल्स, langurs, lories and wild elephants. Sixth question है, what is that the Kurgi are willing to recount? Numerous tale of valor related to their sons and fathers. तो यहाँ की वीरता की कहानियां वो बताने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर वहाँ पे हम पूछते हैं तो वो बहुत सारी कहानियां हमें बताते हैं, ठीक है। तो ये था पैसेज सेकंड। अब देखेंगे पैसेज थर्ड, जो कि है रिलेट करता है टी फ्रॉम असम। असम के बागानों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, असम की चाय काफी फेमस है, तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए रीड आउट करते हैं पैसेज को। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवी सेड। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। व्हाट लीजेंड्स? तो यहाँ पर बात हो रही है, राजवी ने कहा, मैं चाय के बारे में जितना हो सका उतना पढ़ता रहा हूँ। वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में कई किंवदंतियां हैं। कौन सी किंवदंतियां? वेल, there is a one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. खैर, एक किस्सा है चीनी सम्राट का जो हमेशा पानी उबालकर पीता था। एक दिन बर्तन के अंदर क्या हो जाती है, कुछ पत्तियां गिर जाती हैं, जिससे पानी का स्वाद स्वादिष्ट हो जाता है, और उससे ही कहा गया कि उसे कहा गया टी के जो लीव्स हैं वो गिरी है और उसके कारण फ्लेवर आया है। तो उसने कहा ये टी लीव्स थी, जिसके कारण मैं आनंद ले पा रहा हूँ इस बॉइल वाटर का। टेल मी अनदर, और कोई किंवदंती। स्कॉफ्ड प्रांजल, we have an Indian legend too.
Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea leaf plants grew out of the eyelids. The leaves of this plant, when put into hot water and drunk, banished sleep. Tea was first drunk in China. Rajveer added as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. मुझे एक और बताओ, ऐसा प्रांजल ने उपहास करके कहा। प्रांजल जो कि जिसे बता रहा है, जो यहाँ पर ये कहानी सुनाई जा रही है राजवीर के द्वारा, उसी के बारे में प्रांजल ने कहा कि एक और कहानी सुनाओ। तो हमारे पास एक भारतीय किंवदंती भी है बौद्ध धर्म की। एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी ने अपनी पलकें काट दी क्योंकि उन्हें ध्यान के दौरान नींद आती थी। पलकों से 10 चाय के पौधे उग गए उनकी पलकों के पास में। तो इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डालने और पीने से नींद दूर हो जाती। राजवीर ने कहा, चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी 2700 ईसा पूर्व में। वास्तव में चाय चीनी शब्द है। चाय और चीनी से है रिलेट। चाय केवल 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई और इसे पेय पदार्थ की तुलना में दवा के रूप में अधिक पिया जाता था, जो कि एक आदत पड़ गई कि हम इसे डेली पीते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dikkajabari, the tea garden managed by Pranjal's father. ट्रेन मरियानी जंक्शन पर पहुंची। लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। जल्द ही वे ढेकजाबारी की ओर बढ़ रहे थे। प्रांजल के पिता द्वारा एक चाय का बागान भी चलाया जाता है। What was Pranjal's father? क्या है वो? टी गार्डन मैनेजर, ठीक है, एक चाय बागान प्रबंधक। द इंडियन लीजेंड इज रिलेटेड टू बौद्ध धर्म। टी कम टू यूरोप 16th century. Why did Buddha Dharma cut off his eyelids? Bodhidharma was an ancient ascetic who cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. मेडिटेशन के दौरान उन्हें नींद आ जाती थी, इसलिए अब अपनी पलकों को ही काट दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी? तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीजेंड, the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot tea into the water and giving its delicious flavor. It is said the leaves were tea leaves. वो कहा गया कि वो टी लीव्स गिरी थी और बहुत काफी अच्छा फ्लेवर आया था। तो ये एक किंवदंती है चाइना से रिलेटेड। विच वर्ड इज अवर पैसेज मीन्स अ ड्रिंक बेवरेज को कहा जाता है। बेवरेज को ड्रिंक भी कहा जाता है, ड्रिंक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड Portuguese days. Their love for the farmer bread loves. The writer also mentioned that although the eaters of Laos have vanished, the bread makers still do exist. Where is Coorg? Describe its land. Land को describe करना है। Coorg और Kodagu, जिसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, is the smallest district of Karnataka that is located midway between Mysore and Mangalore. This piece of heaven also be called the land of rolling hills. It is the home of evergreen rainforest species and coffee plantations. यहाँ पर फेमस किस लिए है कुर्ग के बारे में वो बताया गया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, हु आर प्रांजल एंड राजवीर? वेयर आर दे गोइंग? प्रांजल एंड राजवीर आर टू फ्रेंड्स। प्रांजोई है ये, प्रांजोल, ठीक है। दे आर गोइंग टू ढेक्काबारी, द टी स्टेट
टी गार्डन इन अपर असम।